जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। दोस्तों सोचिए, अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो भारत इस साल दुनिया की सबसे महंगी और सबसे एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन डील पर साइन कर सकता है। दोस्तों इंडियन नेवी की कोशिश ये है कि मार्च 2026 तक जर्मनी के साथ 6 नई स्टेल्थ सबमरीन की डील पूरी तरह फाइनल हो जाए। ये प्रोजेक्ट 75I है, जिसके बारे में लगभग 30 साल पहले सोचा गया था। अब दोस्तों यहाँ पर कीमतों को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ रही है, क्योंकि शुरुआत में तो आप सबको मालूम है कि इस प्रोजेक्ट की कीमत 43,000 करोड़ रुपए तय हुई थी, लेकिन अब MDL और TKMS की बोली सीधा 1.2 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन इंडियन नेवी चाहती है कि ये डील 60 से 70,000 करोड़ रुपए में फाइनल हो जाए। हालांकि कई राउंड्स बातचीत होने के बाद अब भी ये अनुमान है कि ये डील करीबन 90,000 करोड़ रुपए में फाइनल होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के दोस्तों 7 साल के बाद पहली सबमरीन मिलेगी, यानी कि अगर कल ये साइन हो जाए तो पहली सबमरीन 2032 में आएगी। हर साल एक सबमरीन दी जाएगी और लोकल कंटेंट 45 से 60% तक इसमें होगा। इससे पहले दोस्तों जर्मनी की TKMS ने कहा था कि डिजाइन बिल्कुल नया होगा, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि टाइप 214 पर ही ये बेस्ड होगी, लेकिन उससे बड़ी और ज्यादा एडवांस सबमरीन होगी। इसमें नई AIP टेक्नोलॉजी होगी, जिससे सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे रह पाएगी। अब दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि L&T और नवंतिया का क्या हुआ। दरअसल दोस्तों इस जोड़ी को इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उनका AIP सिस्टम अभी किसी असली सबमरीन पर नहीं लगाया गया। यहाँ पर कोई इनके साथ बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और जर्मनी को सीधा सेलेक्ट किया गया है। मतलब साफ है दोस्तों, भारत अब एक ऐसी स्टेल्थ सबमरीन डील करने जा रहा है जो महंगी तो पड़ेगी, लेकिन भारतीय नौसेना को 2030 के दशक में जबरदस्त अंडर वाटर ताकत देगी। ये डील दोस्तों भारत की सुरक्षा और स्वदेशीकरण दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों एक सवाल आ रहा है कि क्या भारत रशिया से Su-57 या फिर S-500 एंटी मिसाइल शील्ड खरीदने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया की नजर मोदी पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत Su-57 फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर रशिया के साथ बातचीत तो शुरू कर सकता है, लेकिन कोई बड़ी डील इस बार साइन नहीं होगी। लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर सीरियसली बातचीत करेंगे। दोस्तों अमेरिका के प्रेशर के बावजूद भी आप देखेंगे कि भारत और रशिया की जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो मजबूत बनी हुई है। भारत ने भले ही पश्चिम से हथियार खरीद बढ़ाई है, लेकिन रशिया अभी भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। सिप्री की रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा 2020 से 2024 में रशिया से भारत की खरीद घटने के बावजूद भी वो नंबर 1 सप्लायर बना रहा। यहाँ पर दोस्तों जो Su-57 को लेकर बातचीत बढ़ सकती है आगे, उसका मकसद साफ तौर पर यह है कि भारत के पास पहले से ही रशियन फाइटर जेट्स हैं, इसलिए Su-57 का आना कोई भारत के लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। HAL इन एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस संभाल सकता है और Su-57 की लंबी दूरी की मिसाइलें भारत को जबरदस्त बियॉन्ड विजुअल रेंज ताकत दे सकती है। लेकिन S-500 पर भारत ने पहले कुछ समय पहले बातचीत तो की थी, लेकिन भारत का फोकस फिलहाल तो अपने प्रोजेक्ट कुशाब पर है। हालांकि जब तक वो तैयार नहीं हो जाता तब तक बातचीत तो चल ही रही है। S-500 अभी खुद ही रशिया ने पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर पुतिन और मोदी की जो बातचीत होगी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होगा कि भाई बाकी के S-400 कब तक भारत को मिलेंगे। हालांकि रशिया ने तो भरोसा दे दिया है कि 2026 से 27 के बीच डिलीवरी पूरी हो जाएगी। साथ ही इसके अलावा दोनों ही देश मिलकर Su-30 MKI अपग्रेड और कई ज्वाइंट प्रोजेक्ट की देरी पर भी बात करेंगे। लेट्स सी दोस्तों आगे क्या फाइनल डिसीजन सामने आते हैं पुतिन और मोदी की मुलाकात के बाद, क्योंकि दोस्तों ये दौरा कोई बड़ी डील साइन करने के लिए नहीं है, लेकिन फ्यूचर क्या यानी कि भविष्य की मेगा डील का रास्ता साफ करने वाला है। दोस्तों मैंने आपको कुछ टाइम पहले डिफेंस अपडेट में बताया था कि यूरोप भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में ऑब्जर्वर बनने का भारत को ऑफर दिया था, लेकिन अब यूरोपीय देश भारत को सीधा इस प्रोग्राम में पार्टनर बनाने का ऑफर दे रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने से भारत का AMC फाइटर जेट प्रॉब्लम में आ जाएगा। दरअसल दोस्तों एक यूरोपीय देश ने भारत को 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में सीधा पार्टनर बनने का मौका दिया, मतलब टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जॉइंट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रोल सब शामिल होगा। इसमें भारत को देना होगा 7 से 8 बिलियन डॉलर यानी कि 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का योगदान। प्रोडक्शन 2040 से शुरू होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टनरशिप कैसे होगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी यूरोपीय देश भी इसमें है। भारत कैसे इसमें पार्टनरशिप कर सकता है। दरअसल दोस्तों ये जो फाइटर जेट का कॉन्सेप्ट है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल के बेसिस पर होगा, मतलब हर देश एक खास हिस्सा यानी कि एक मॉडल बनाएगा, कहीं विंग बनेगा, कहीं फ्यूजलाज सेक्शंस तो कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ असेंबली हर देश में होगी। भारत को भी इसका फायदा मिलेगा, मतलब भारत इसका ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है। हालांकि दोस्तों भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ने से थोड़ा सा झिझक भी रहा है। रीजन ये है कि इंडियन एयरफोर्स का फोकस AMCA पर है, बाकी चीजें तो बात की है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स नहीं चाहती कि भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम किसी तरीके से देरी का सामना करे। भारतीय वायुसेना कह चुकी है 2030 तक हमें अपना 6th जनरेशन प्लान तय करना होगा, 2035 में उसमें काम भी शुरू करना होगा। मतलब इंडियन एयरफोर्स की सोच तो ये है कि अगर AMCA सफल रहा तो भारत अपना खुद का 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा
और किसी और प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं रहेगा। अब भारत के सामने दोस्तों दो रास्ते हैं। पहला, यूरोपीय प्रोग्राम में शामिल होना। इसके फायदे क्या हैं कि भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी, ग्लोबल इंडस्ट्री सप्लाई चेन का भारत हिस्सा बनेगा, रिस्क और कॉस्ट शेयरिंग भी होगी इसमें। लेकिन नुकसान तो यह है कि टाइमलाइन यूरोप के हिसाब से होगी, इसमें हमारी फ्रीडम कम हो जाएगी, एएमसीए से ध्यान भटक सकता है। वहीं दूसरी तरफ एएमसीए के बाद 6th जनरेशन का फाइटर जेट प्रोग्राम शुरू करना भारत के लिए कई फायदे लेकर आएगा, जैसे पूरी टेक्नोलॉजी और आईपी भारत की होगी, मेक इन इंडिया की बड़ी छलांग भी होगी। ये इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा, लेकिन इसमें चैलेंजेस भारत को आएंगे। पहला तो लागत, टाइम और रिस्क भी इसमें ज्यादा है, क्योंकि 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी में दोस्तों एआई स्वार्म्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ड्रोन मदरशिप, एडेप्टिव इंजन्स, इन सब को हासिल करना काफी कठिन काम है। बात साफ हो जाती है, भले ही यूरोप ने भारत को 6th जनरेशन क्लब में वीआईपी एंट्री का ऑफर दिया है, लेकिन भारत का फोकस एएमसीए को टाइम पर पूरा करना है। दोस्तों एचएएल ने एक बड़ा ऐलान किया है। भारतीय नौसेना का नया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम इस साल उड़ान भरेगा। यह हेलीकॉप्टर पुराने विदेशी प्लेटफॉर्म की निर्भरता को लगभग खत्म कर देगा। एचएएल के सीएमडी डीके सुनील कुमार ने बताया कि पहला प्रोटोटाइप रेडी हो चुका है। इस साल इसकी पहली उड़ान होगी। सभी ट्रायल्स पूरे होने के बाद 2 साल में इंडियन नेवी को इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों ये जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम है, ये एएलएच ध्रुव का स्पेशली नेवी के लिए बनाया गया नया समुद्री वेरिएंट है। नेवी को अपने पुराने हेलीकॉप्टरों की जगह आधुनिक लाइट हेलीकॉप्टरों की जरूरत है और यूएचएम जो है वो यही गैप भरेगा। इसमें कई बदलाव किए गए हैं, जैसे कि फोल्डेबल मेन रोटर ब्लेड्स, मतलब हेलीकॉप्टर को शिप पर कम जगह में रखा जा सकता है। छोटे फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और ओपीवीज में भी आसानी से फिट होगा। दूसरा, इसका फोल्डिंग टेल बूम होगा, जिससे कि लंबाई और कम हो जाती है। हैंगर में स्टोरेज और मूवमेंट भी आसान होता है और पूरी तरह से इसका रिडिजाइन किया गया टेल सेक्शन होगा। नेवल शिप हैंगर के हिसाब से साइज को बदला जा सकता है। तेजी से स्टो एंड फ्लाई ऑपरेशन संभव हो पाएंगे। इसमें कटिंग एज नेवल सेंसर सूट होगा। इस हेलीकॉप्टर की नोज में समुद्री सर्विलांस रडार लगा होगा। इसके जरिए कोस्टल मिशन, पेट्रोलिंग, सार और लिमिटेड एंटी सर्विस ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं। और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम का इस साल उड़ान भरना दोस्तों एक बड़ा स्वदेशी माइलस्टोन भारत के लिए होने वाला है। यह हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना की रीढ़ बनेगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर कोस्टल गश्त तक। और सबसे बड़ी बात, ये मेक इन इंडिया नेवल हेलीकॉप्टर एरा की शुरुआत है। दोस्तों इजराइल ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जो कि हमारे एयर डिफेंस को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल भारत के सुदर्शन चक्र में सीधा पार्टनरशिप करना चाहता है, क्योंकि सुदर्शन चक्र दोस्तों केवल डिफेंस के लिए नहीं बल्कि एक ऑफेंसिव डिफेंस सुपर ग्रिड बनाने की भारत की शुरुआत है। प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस प्रोजेक्ट है, जिसका टारगेट है भारत के बड़े शहरों की सुरक्षा करना, मिलिट्री बेस का प्रोटेक्शन करना, ड्रोन से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक हर खतरे को रोकना और जरूरत पड़ने पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करना भी शामिल है। यानी एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, बिल्कुल आयरन डोम जैसा, लेकिन उससे बड़ा और एडवांस होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इजराइल दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाता है। उसने डेविड सेलिंग, एरो, आयरन डोम सब बना रखे हैं और वो अब भारत का साथ देना चाहता है, जिसमें कि वो एडवांस एंटी ड्रोन इंटरसेप्टर, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन रोकने वाली नई मिसाइलें, हाइपरसोनिक खतरों के लिए कॉमन आर&डी, आयरन डोम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एआई ड्रिवन डिटेक्शन व थ्रेट मॉडलिंग, ये सब वो भारत के साथ मिलकर बनाना चाहता है। इजराइल ने कहा कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी बेच नहीं रहे, हम भारत के साथ मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं। और प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र से दोस्तों हमारे आकाश, MRSAM, प्रोजेक्ट कुशा, BMD फेज 1, BMD 2, मल्टी स्टैटिक रडार, हिट टू किल मिसाइलें, एआई फ्यूजन सेंसर नेटवर्क, ये सब जुड़ा होगा। पूरे भारत में 20 से ज्यादा शहर प्लस LAC, LOC के बेस इस कवच के नीचे आएंगे। और यहाँ पर इंडो इजराइल सिनर्जी भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि दोनों ही देश मल्टीलेयर एयर डिफेंस बनाने में माहिर हैं। पहले भी बराक 8 और हेरॉन TP जैसे प्रोजेक्ट में मिलकर काम किया है, जो कि सफल रहा। इजराइल का स्वार्म काउंटर एक्सपीरियंस भारत के लिए बेहद जरूरी है। मतलब साफ है कि इजराइल भारत के साथ केवल पार्टनरशिप करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो भारत के साथ इसे बनाने की बात कर रहा है। दोस्तों भारत की एयर पावर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स ने पहली बार अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के साथ असली कॉम्बैट मिशन उड़ाया था। अस्त्र मार्क 1 भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की मशहूर 15 स्क्वाड्रन फ्लाइंग लेंसेज ने पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर पर लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल किया। पायलट पूरी तरीके से तैयार थे कि अगर पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट भारतीय सीमा के पास आता है तो अस्त्र मार्क 1A से उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहद रक्षात्मक मुद्रा में रही। उनके फाइटर जेट्स अपनी सीमा के काफी अंदर रहे, इसीलिए अस्त्र मार्क 1 को असली फायरिंग का मौका नहीं मिला। पर यह बात सबसे जरूरी नहीं है। असल मायने में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने यह करके दिखाया कि अस्त्र मार्क 1 अब पूरी तरह ऑपरेशनल है, भरोसेमंद और युद्ध के लिए तैयार स्थिति में। और अब भारत अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती भी और तेजी से करने वाला है।
दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी सामने आई है। ऐसे में क्या आप यकीन करेंगे कि भारत ने एक ऐसा ड्रोन किलर बना दिया है जिसकी कीमत एक लग्जरी गाड़ी से भी कम पड़ती है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। भारत की BSS मटेरियल लिमिटेड ने अपना लुकआउट लॉन्च किया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी आम CCTV कैमरे को रात का ड्रोन हंटर बना देता है। जहां दुनिया रात में ड्रोन पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो लुकआउट बस अपने मौजूदा CCTV नेटवर्क में प्लग होता है और उसी को 24/7 एयर डिफेंस ग्रिड में बदल देता है। ये पूरी तरह से पैसिव है, कोई सिग्नल नहीं भेजता, कोई इसे पकड़ नहीं सकता और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसे देखा जा रहा है। लुकआउट दोस्तों रात, कोहरा, हल्की बारिश हर हालत में काम करता है। इसका AI इंजन 47 लाख से ज्यादा असली ड्रोन और पक्षी उड़ानों पर ट्रेन किया गया है। एक सर्वर एक साथ 120 कैमरे चला सकता है और 3 से 5 किलोमीटर दूर तक छोटे ड्रोन को पकड़ लेता है, वो भी तब जब ड्रोन लाइट ऑफ, रेडियो ऑफ या GPS जाम करके उड़ रहे हों। सबसे मजेदार बात तो यह है कि पूरे 10 किलोमीटर स्क्वायर की सुरक्षा का खर्च सिर्फ 4 करोड़ रुपए है, जबकि रडार सिस्टम पर 35 से 80 करोड़ रुपए लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आर्मी के कमांडर्स भी कह रहे हैं कि ये तो एरोस्पेस सिक्योरिटी का बड़ा चीट कोड है। लुकआउट पहले ही भारतीय सेना, CRPF, CISF और कई इंटरनेशनल कस्टमर्स के लाइव ट्रायल पास कर चुका है और अब इसे उत्तरी सीमा की कई कैटेगरी A लोकेशनों पर तैनात भी किया जा चुका है। मतलब रात में उड़ने वाले ड्रोन अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भारत के CCTV खुद उसके जासूस बन चुके हैं। फिलहाल आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों बेंगलुरु में CSIR-NAL ने भारत का पहला HAPS मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू कर दी है। HAPS यानी कि हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, और ये एक ऐसा स्ट्रेटोस्फेरिक ड्रोन है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार उड़ता है। ये पूरी तरीके से सोलर पावर से चलता है। बता दें कि नई फैसिलिटी में फुल स्केल HAPS तैयार होंगे, जिनमें लगेंगे हाई एफिशिएंसी गैलियम आर्सेनाइड सोलर पैनल्स, जो कई महीनों की फ्लाइट को संभव बनाएंगे। भारत का टारगेट है कि 2027 तक HAPS 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरे और सीमा निगरानी जैसे डिफेंस मिशन में तैनात हो सके। वहीं दोस्तों CSIR-NAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर 150 किलोग्राम क्लास का 900 किलोमीटर रेंज वाला लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन डेवलप करने का करार किया है। ये साझेदारी आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस UAV के लिए दोस्तों NAL ने पूरी तरह से स्वदेशी 38 हॉर्स पावर का वैंकल रोटरी इंजन डेवलप किया है, जो कई क्वालिफिकेशन ट्रायल पास कर चुका है। नया सिस्टम काफी ताकतवर होगा। 900 किलोमीटर रेंज, 6 से 9 घंटे का एंड्योरेंस, 5 किलोमीटर की सर्विस सीलिंग। इसका डिजाइन काफी हाईटेक है। GPS डिनाइड नेविगेशन, जो कि जैमिंग वाले युद्ध क्षेत्र में भी ये काम कर सकता है। लोडर आर क्रॉस सेक्शन कंपोजिट एयरफ्रेम है इसका। AI इनेबल्ड सेंसर्स हैं जो कि टारगेट को खुद पहचानते हैं, और मैन इन द लूप कंट्रोल, ताकि फाइनल फैसला इंसान ले सके। बता दें कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस अब इसके लिए खास असेंबली लाइन बनाएगी, ताकि सेना और एयरफोर्स की जरूरतें तेजी से पूरी की जा सके, साथ ही बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट भी किया जा सके। ये लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन भारत को नई स्ट्राइक पावर, नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल लेवल पर नई पहचान दिलाने में निर्णायक कदम हो सकता है। दोस्तों भारत सरकार ने डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई स्टेप उठाए, जिसमें कि DRDO ने DCPP मॉडल लागू किया है, जिसमें कि सरकारी और निजी कंपनियों को प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए चुना जाता है ताकि वो हथियार और सिस्टम बना सके। DRDO ने लगभग 2000 इंडस्ट्रीज का नेटवर्क बनाया है। इवन DRDO की टेक्नोलॉजी इंडियन इंडस्ट्री को फ्री में दी जाती है। और यही नहीं दोस्तों, DRDO के पेटेंट अब भारतीय कंपनियों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। और डिफेंस R&D बजट का 25% हिस्सा अब इंडस्ट्री, स्टार्टअप और कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए खोल दिया गया है। और ये सभी स्टेप भारत की रक्षा तकनीक को आत्मनिर्भर बनाने और घरेलू कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए किए गए हैं। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।